हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है बैंकिंग। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक्स को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक आखिर होता क्या है। तो ये क्या है, देखो, इट इज़ अ एपेक्स बैंक विच कंट्रोल इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। यानी कि क्या है, सेंट्रल बैंक कौन है, एक एपेक्स बैंक है, यानी कि सबसे बड़ा बैंक है कंट्री का, जो कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी कि क्या है, यह है एक सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। जो ऊपर इंग्लिश में लिखा है वो नीचे हिंदी में लिखा है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड प्रोवाइड लोन टू देम। यानी कि सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करता है तथा उन्हें ऋण प्रदान करता है। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे जो जनरल पब्लिक होती है उनका अकाउंट जो होता है कहाँ पे होता है, कमर्शियल बैंक के पास होता है। वो कमर्शियल बैंक को क्या करते हैं, अपनी डिपॉजिट देते और उनसे लोन ले सकते हैं। ऐसे ही जितने कमर्शियल बैंक है ना, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक हो गया, इन सब के अकाउंट कहाँ होते हैं, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास होते हैं इंडिया में। ठीक है बच्चों, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है इनका बैंक अकाउंट का होता है आरबीआई के पास, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन प्रोवाइड करता है जब इन्हें ज़रूरत होती है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स इन द इकोनॉमी। यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी नोट्स होते हैं उन्हें इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास। यानी कि यह अर्थव्यवस्था में नोट जारी करने की एकमात्र एजेंसी है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, इट सर्व एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। यानी कि ये सरकार के बैंकों का कार्य करता है। यानी कि देखो जितने भी गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट होते हैं ना, उन सबको भी कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक, यानी कि इंडिया में बात करें तो आरबीआई। इसके बाद क्या लिखा है, इट मैनेज फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व है ना, वो भी कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। यह विदेशी मुद्रा के कोषों का को व्यवस्थित करता है। यानी कि फॉरेन करेंसी का जितना भी रिजर्व है उसको कौन मेंटेन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। अब देखो वही लिखा है नीचे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। तो बच्चों लोग अभी हमने देखा कि आखिर सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ, ये मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, प्लस हिंदी में भी साथ में लिखा है, इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, वैसे इतनी बड़ी है नहीं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक के फीचर्स क्या क्या है। तो बच्चों लोग अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक के कार्य। अब देखो हमारे सेंट्रल बैंक के क्या क्या काम होते हैं, आखिर सेंट्रल बैंक करता क्या क्या है। सबसे पहले आता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट, यानी कि नोट जारी करने का बैंक। अब देखो हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में जो भी करेंसी चल रही है, यानी कि कौन सी करेंसी चल रही है, रुपए, अब उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स है ना कंट्री में, वो कौन इशू करेगा, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है नोट इशू करने की पावर है। जितने भी कॉइन्स है वो सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता, ये याद रखना। मैंने मनी वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जितने भी हमारे नोट होते हैं वो कौन इशू करता है, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। बट वहीं जितने भी हमारे 1 रुपये के नोट और कॉइन्स होते हैं वो कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो बच्चों अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का बैंक। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट होती है ना, उसके जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं वो कौन मैनेज करता है, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। अब देखो यहाँ के लिखा है मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी विभागों के खाते की व्यवस्था करता है, कौन करता है, सेंट्रल बैंक। अब ये देखो सिर्फ अकाउंट मैनेज नहीं करता, और भी बहुत सारे काम करता है गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक। क्या करता है, बाय बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, उनकी जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं उनको सेल करता है और परचेज करता है। इतना क्लियर बच्चों। अब देखो थर्ड और क्या क्या करता है, फ्रेम पॉलिसी टू रेगुलेट मनी मार्केट। यहाँ पे देखो अगर हमारी जो मनी मार्केट है, ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री में जो पैसे से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी बनानी होती है वो कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। मतलब आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट को गाइड करेगा, उन्हें सजेशन देगा, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे उन सजेशंस के बेस पे कोई ना कोई पॉलिसी लेके आ जाएगी कंट्री में। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो चलो अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। इसका मतलब क्या, देखो सबसे पहले बैंकर्स बैंक यानी कि बैंकों का बैंक। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका बैंक अकाउंट कहाँ पे होता है, सेंट्रल बैंक के पास। यानी कि जनरल पब्लिक क्या करेगी, अपना अकाउंट खुलवाएगी कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक का जो अकाउंट होएगा वो कहाँ खुलेगा, सेंट्रल बैंक के पास। मतलब कि अगर एसबीआई है, एसबीआई के पास आम जनता आके अपना अकाउंट खुलवा सकती है, वहीं जो एसबीआई है वो अपना अकाउंट कहाँ खुलवाएगी, आरबीआई के पास। इतना क्लियर सब बच्चों को। और बच्चों अब देखो यहाँ पे और क्या आता है, एंड सुपरवाइजरी रोल, यानी कि तथा प्रवेशी भूमिका। अब देखो सुपरवाइजरी रोल का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक क्या करता है ना, हमारी कंट्री में बहुत सारे इंटरेस्ट रेट हो गए या और भी बाकी तरह के रेट्स होते हैं जिन्हें वो चेंज करता रहता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में
CRR के बारे में बताया था, कैश रिजर्व रेशो, वो भी कौन सेट करता है? RBI। यानी कि RBI हमेशा हर बार क्या करता है, CRR हो गया या और भी रेट होते हैं जैसे SLR हो गया, बैंक रेट, तो ऐसे बहुत सारे रेट होते हैं जिन्हें RBI क्या करता है, चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। और वो ये चेक करता है कि जो कमर्शियल बैंक है आखिर वो इन रेट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि RBI ने जो ऑर्डर दे दिया कि CRR जो है 5% पे अगर मेंटेन होना है, तो कमर्शियल बैंक इसे 5% पे मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे उन्हें सुपरवाइज करता रहता है, चेक करता रहता है रेट्स को चेंज करके टाइम टाइम पर। तो चलो अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है लेंडर्स टू लास्ट रेजोर्ट, यानी कि अंतिम ऋणदाता। इसका मतलब क्या है कि काफ़ी बार क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी बार बैंक जो है बंद होने की कगार पे भी आ जाते हैं। यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो बैंकरप्ट होने वाले होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में उन्हें और कहीं से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती। सिंपल सी बात है यार, कोई अगर बैंक लॉस में चल रहा है तो उसे कोई पैसा क्यों ही देगा। तो ऐसी सिचुएशन में कि बैंक जो है बंद ना हो, तो जो सेंट्रल बैंक होते हैं, यानी कि इंडिया में कौन है, RBI, वो बीच में आते हैं, वो ऐसे बैंकों को पैसा देते हैं ताकि वो अपनी कंडीशन को स्टेबल कर सके, ठीक है, ताकि वो बंद ना हो और हमारी जो कंट्री है उसमें मनी मार्केट स्टेबल रहे। क्योंकि अगर एक भी बैंक बंद हो गया ना, तो उसकी वजह से करोड़ों लोगों का लॉस हो सकता है, क्योंकि हर एक बैंक में जो है बहुत सारे लोगों के अकाउंट खुले होते हैं, और अगर एक भी बैंक बंद हुआ तो बैंक का नुकसान नहीं होगा, करोड़ों लोगों का नुकसान होगा। तो इसलिए क्या करता है, सेंट्रल बैंक अपने पास से ऐसे बैंकों को पैसा देता है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर सके, और कंट्री में जो हमारी मनी मार्केट है वो स्टेबल रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलो अब जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी विनिमय का संरक्षक। इसका मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में जितना भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है वो भी कौन मेंटेन करता है, RBI। और RBI क्या करता है ना, मैनेज फ्लोटिंग को यूज़ करता है। इसका मतलब क्या होता है कि RBI जितनी भी हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, वहाँ पे इंडियन करेंसी को सेल करता रहता है, परचेज करता रहता है, ताकि डिमांड सप्लाई की मदद से हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसका रेट ना तो ज़्यादा नीचे चला जाए, यानी कि ना तो ज़्यादा डाउन हो जाए और ना ही ज़्यादा ऊपर चला जाए। अगर आपको ये पॉइंट अभी समझ आया हो ठीक है, नहीं तो वरना पूरा एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज का, वहाँ पे ये चीज़ पूरी डिटेल में आती है, तो हम सीधा वहीं पे इसे अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखो, जो हमारी फॉरेन करेंसी का यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है वो भी कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल बैंक। इतना क्लियर सब बच्चों को? तो बच्चों लोग अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, समाशोधन गृह का कार्य। अब ये क्या होता है, इस पॉइंट की ना कोई डेफिनेशन नहीं है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा जा सकता है। जैसे HDFC बैंक है और SBI बैंक है। SBI बैंक को ना 10,000 रुपये का चेक रिसीव होता है, जो किस बैंक का है, HDFC बैंक का। मतलब कि कोई पर्सन होगा जिसका अकाउंट होगा HDFC में, उसने एक 10,000 रुपये का HDFC का चेक काट के दिया किसी दूसरे पर्सन को जिसका अकाउंट था SBI में, तो मतलब कि SBI के पास 10,000 रुपये का चेक आ गया। ऐसे ही HDFC को रिसीव होता है 5,000 रुपये का कोई चेक, जो कि किसका है, SBI बैंक का, ठीक है। यानी कि हम देखें, अगर SBI के पास HDFC का 10,000 का चेक आया, मतलब कि HDFC बैंक को 10,000 रुपये निकाल के SBI को देने पड़ेंगे। SBI के पास SBI का जो चेक है 5,000 का, वो HDFC के पास गया, यानी कि SBI बैंक को 5,000 किसे देने पड़ेंगे, HDFC बैंक को। अब बट जो ये बैंक होते हैं ना, ये सेपरेट बैंक होते हैं, इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, ये एक दूसरे को ऐसे पैसा नहीं देते। HDFC बोलेगा मैं क्यों दूँ तुझे पैसा, ठीक, ऐसे SBI बोलेगा मैं क्यों दूँ तुझे पैसा। तो ये ना ऐसे इनकी हरकतें चलती रहती हैं, ठीक है। बट अगर हम एक्चुअल में देखें, HDFC के पास से पैसे कितने जाने थे SBI के पास, 10,000 रुपये। SBI के पास से HDFC के पास कितने आने थे, 5,000 रुपये। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि HDFC बैंक को नेट में SBI को 5,000 रुपये देने थे। तो ये 5,000 रुपये जाएंगे कैसे, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को पैसा नहीं देते। तो इस बीच में आता है RBI बोलेगा यार मेरे पास ना तुम दोनों बैंकों का अकाउंट है, ठीक, तो तुम्हारे पास जो भी चेक आते हैं ना वो RBI मुझे दे दो, यानी कि RBI के पास, यानी कि HDFC बैंक और SBI बैंक जो है जितने भी चेक मिलेंगे ना इन दोनों को, वो किसको दे देंगे, ये RBI बैंक को। तो RBI क्या करेगा, नेट निकालेगा, यानी कि HDFC को 10,000 SBI को देने थे, SBI को 5,000 HDFC को देने थे, मतलब कि नेट में HDFC से SBI के पास 5,000 रुपये जाने थे। तो RBI क्या करेगा, इसके पास जो HDFC का अकाउंट है ना, ये इसके अकाउंट में से 5,000 रुपये कट करेगा, वही 5,000 रुपये जो RBI के पास SBI का अकाउंट है उसमें ऐड कर देगा। सिंपल बच्चों, तो ऐसे जो है ना चेक की ट्रांजैक्शन होती है, मतलब कि बैंकों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती, बैंकों के जो भी अकाउंट है जो RBI के पास है उनके बीच में चेक की ट्रांजैक्शन होती है। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, इनके पास जितने भी चेक आते हैं वो RBI को पहुंचा देते हैं, फिर RBI इनके अकाउंट में से वो जो ट्रांजैक्शन है वो कर देता है। तो चलो अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी कि साख का नियंत्रण। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जितने भी क्रेडिट सप्लाई होता है, यानी कि मनी सप्लाई जो होती है, यानी कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक। अभी इस टॉपिक के बारे में बस इतना ही याद रखो, यानी कि हमारी क्रेडिट सप्लाई यानी कि मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक यानी कि
केंद्रीय बैंक। इस टॉपिक के बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो पूरी की पूरी इसी टॉपिक के ऊपर जाने वाली है। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं पार्ट 1 से भी लेके यहाँ तक के, इन्हें अच्छे से रिवाइज करना। जितने भी नोट्स हैं इन्हें उतार लेना। अगर किसी ने साथ साथ नहीं उतारे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नोट्स का, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।